नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने आपके लिए एक रिवीजन सीरीज चालू करवाई थी और उसमें हमने सारा रिवीजन कंप्लीट करने की कोशिश की है, जिसमें से आपका हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन हो गया है, पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन हो गया है, एनवायरनमेंट का कंप्लीट रिवीजन हो गया, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आ गए हैं। करंट अफेयर यानी कि आपका लगभग 80% कंप्लीट है। इसके 2 या 3 वीडियो अपडेट आएंगे, ठीक है, जो अभी नया करंट अफेयर आया, क्योंकि नया करंट अफेयर बहुत बार पूछता है, तो ये नवंबर अक्टूबर के मंथ का करंट अफेयर होगा जो आपका आएगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो छूटा हुआ वो 2 वीडियोज़ में हम कवर करने वाले हैं। और आज की हमारी ज्योग्राफी की आखिरी वीडियो होगी। ज्योग्राफी की 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं, तो आपका ज्योग्राफी का भी रिवीजन कंप्लीट हो गया। सिर्फ साइंस बचा हुआ है और अगला काम हम लोग साइंस पे ही करने वाले हैं, और साइंस के बाद सिर्फ 2 वीडियो या 3 वीडियो करंट अफेयर के। और इतना कंप्लीट रिवीजन यदि आप करके जा रहे हैं एग्ज़ाम पेपर में, तो मैं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बातें नहीं करूँगा, लेकिन मेरा जो अनुमान है लगभग 70 क्वेश्चन हमारी क्लासेस से आपको मिलेंगे, लगभग 70, ठीक है। इससे ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होगा, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपको। 70 से कम तो हमारी क्लास से आए नहीं वाला नहीं है, 70 से ज़्यादा ही होंगे, जिनमें से मुझे संभावना जो लगती है 30 क्वेश्चन तो आपके अकेले करंट अफेयर पढ़ा से फंस जाएंगे, क्योंकि हमने करंट पे बहुत अच्छा काम किया है। हमने एक सोर्स नहीं, कई सारे सोर्सेस को कंपाइल किया है, ठीक है। जो भी बेस्ट हो सकता था वो हमने आपको देने का प्रयास किया, और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। 90 to 95 क्वेश्चन करंट अफेयर से हम फंसा देंगे आपके। 4-5 क्वेश्चन इधर उधर चला जाए उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये जो भी हमने नोट्स बनाए हैं ये शॉर्ट नोट्स और PYQ बेस्ड है। कुछ भी इनमें ऐसा नहीं है जो फालतू का हो, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही हैं। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड के नाम पे हमने आपको 2000-4000 पेजेस का कुछ मटेरियल नहीं दिया हुआ है। ये हमारे छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स PDF हैं, उन्हीं से हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं। और अगर उनको आप PDF अगर निकलवाना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम से आप PDF निकलवा चल सकते हैं। अब देखिए, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्लास पे आएंगे, ठीक है। चलिए आज का हम शुरू करते हैं। तो जहाँ हमने कल ख़त्म किया था ये उसी से आगे से है, और यहाँ पे हम लोग अधीन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे पूरे वर्ल्ड में कई जगह पे ऐसे एरिया फैले हुए हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पे अलग देशों का कब्जा है, ठीक। तो जैसे कि आप मार्टिनिक द्वीप देखते हैं, यहाँ पे फ्रांस का कब्जा है। फिर आप सांता क्रूज द्वीप देखते हैं, यहाँ पे स्पेन का कब्जा है। क्रिसमस द्वीप देखते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कब्जा है। एल्यूशियन आइलैंड्स जो हैं यहाँ पे US का कब्जा है। बियर द्वीप जो है यहाँ पे नॉर्वे का कब्जा है। फ्रेज जोसेफ लैंड जो है यहाँ पे रूस का कब्जा है। कैटालोनिया जो है यहाँ पे स्पेन का कब्जा है। मिंडनाओ आइलैंड्स जो है यहाँ पे फिलीपींस का कब्जा है। और ओरोमिया जो है यहाँ पे इथियोपिया का कब्जा है। ये PYQs में पूछे हुए एरियाज़ हैं जहाँ से आपको बार बार मिलान के लिए क्वेश्चन देता है और आपसे पूछता है कि इनको अरेंज करिए जहाँ पे जिसका नियंत्रण है, और आपको बताना होता है। तो आप इनको कम से कम इतना याद करने का कोशिश करिएगा। पूरा विश्व आप मैप नहीं रट सकते, तो इतना तो जरूर रटिए। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन ऐसा बनाता है कि हर एक कॉन्टिनेंट से पूछेगा कि किस कॉन्टिनेंट में कौन से कंट्रीज हैं जो स्थलबद्ध हैं। स्थलबद्ध का मतलब उनकी सीमा सागर से नहीं लगती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सोच रहा हूँ कि एक मैप दिखाता रहूँ, ठीक है। मैप से क्या होगा, आपकी इमेज बनती रहेगी कि कौन सा कहाँ पे है। तो उसके लिए मैं आपके लिए मैप खोल लेता हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं मैप खोल लेता हूँ। हम लोग एशिया करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं एशिया का मैप खोलूँगा, ठीक। और अगर मैं इस मैप को थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो सारा काम हो जाएगा। अब देखिए आप, ठीक। अब आप देख रहे हैं एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो स्थलबद्ध हैं। तो उनमें आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान कहाँ है आपका, तो ये रहा आपका अफ़गानिस्तान, ठीक है। इसकी कहीं से भी जल से सीमा नहीं लगती है। अफ़गानिस्तान के बाद आपका कौन सा है, तो नेपाल है। नेपाल आपका कहाँ है, तो ये वाला नेपाल है आपका। फिर आप देखते हैं भूटान है, तो ये आपका भूटान हो गया। फिर आप देखते हैं लाओस, तो लाओस कहाँ पे, ये रहा आपका लाओस, ठीक। फिर उसके बाद आपका मंगोलिया, तो मंगोलिया कहाँ है, ये रहा आपका मंगोलिया। फिर आप देखते हैं अर्मेनिया और अज़रबैजान, ये दोनों कहाँ पे हैं, तो आप देखेंगे ये जो ऊपर वाला है ये तो जॉर्जिया है, ये यहाँ पे ब्लू कलर पे छोटा सा देखिए, ये यहाँ पे जो है ये आपका है अर्मेनिया, और इधर ये जो ग्रीन वाला है ये है आपका अज़रबैजान। तो ये दोनों भी स्थलबद्ध है। और मध्य एशिया के 5 देश, देखिए मैंने मध्य एशिया लिख दिया, 5 देश दिया है। तो इसमें देखिए कजाकिस्तान है,
अब आपको ये इधर दिख रहा है कि इधर सागर है क्या? नहीं, इधर सागर नहीं, इधर रूस है, ठीक है, रूस की स्थल सीमा है वहाँ पे। तो ये आपका कजाकिस्तान, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका है, ये किर्गिस्तान है, ये आपका ताजिकिस्तान है, ये आपका तुर्कमेनिस्तान है, और ये आपका उज्बेकिस्तान है। अब आपको यहाँ पे जल दिख रहा होगा, ये जल कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर एक झील है, इसलिए इसकी आप स्थल सीमा ही मानी जाएगी ये, क्योंकि कैस्पियन सागर जो है वो झील है और वो खुद स्थल से घिरी हुई है। तो ये आपके स्थल रुद्ध देश हो गए जो कि आपके एशिया महाद्वीप पे हैं। कौन कौन से? तो अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और मध्य एशिया के 5 देश कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। आप इनको याद करके रखिएगा, मैंने आपको ये सारे मैप में भी दिखा दिए हैं, जिससे आप भूलें ना बार बार, ठीक है, ताकि ये आपको याद रहे। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे पे, ठीक। तो अब इसके अलावा अभी हम क्या अगला क्या है? तो अगला आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है। यूरोप में बहुत से छोटे छोटे देश हैं। अब यूरोप में आपको कौन कौन से याद रखने हैं वो हम फिर से आपको दिखाएंगे मैप के थ्रू। तो यूरोप का मैप मैं ऐड कर लेता हूँ, और यूरोप में आप देख रहे हैं ये आ गया आपका यूरोप। इसको थोड़ा सा फिर से छोटा कर दूँ मैं, और ये देखिए। अब देखिए यूरोप में आपका ऑस्ट्रिया हंगरी। अब मैं आपको मैप में दिखाऊं ऑस्ट्रिया और हंगरी हैं कहाँ पे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये आपका जो है ये कलर में, ये आपका ऑस्ट्रिया है, और ये आपका क्या है? ये हंगरी है। तो ये ऑस्ट्रिया और हंगरी हो गए। आप देख रहे हैं इनकी कहीं भी जल से सीमा नहीं लग रही है। फिर उसके बाद आप देखते हैं लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग बहुत छोटा सा देश है, कहाँ पे है? तो ये यहाँ पे, ये गोल गोल जितना मैंने सर्कल किया उसी के अंदर लग्जमबर्ग है। यहाँ पे LUX लिखा हुआ भी है, जो बहुत छोटा है, मैप में दिखता नहीं है। आप बड़ा सा भी मैप खरीद के लाएंगे ना, तो उसमें भी इन देशों की नंबरिंग कर देता है और फिर नीचे नाम लिख के देता है कि हाँ देख लो ये इस नंबर पे है। आप साथ में मेरे साथ क्या करिएगा, एटलस खोल के रखिएगा, यूरोप वाला मैप, तो आप वहाँ पे देखते जाइए जहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। फिर आप देखिए सर्बिया। सर्बिया कहाँ पे है? ठीक है, तो आप देख रहे हैं सर्बिया जो देश है वो आपका यहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं स्विट्जरलैंड कहाँ पे है? तो ये रहा आपका स्विट्जरलैंड। फिर आप देख रहे हैं एंडोरा। एंडोरा जो है ये एक छोटा सा देश है स्पेन और फ्रांस के बीच, यहाँ पे पिरेनीज पर्वत है वहाँ पे बना हुआ। ये देखिए, ये आपका एंडोरा लिखा हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपके बाद एंडोरा के बाद क्या है? चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक आपका कहाँ पे है? तो इसको मैं एक बार फिर से मिटा देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखेगा, ये है आपका चेक रिपब्लिक, ठीक। फिर उसके बाद आप देखते हैं नॉर्थ मैसिडोनिया। मैसिडोनिया आपका यहाँ नीचे पड़ेगा, ठीक है। ये आपका सोकोविया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ये आपका सर्बिया, ये आपका देखिए यहाँ पे है, ये सर्बिया है, यहीं पे आपका बेलग्रेड है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका मैसिडोनिया है। अरे यार क्या कर रहा हूँ, ये आपका। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं मोल्डोवा। मोल्डोवा क्या है? वो इधर मिलेगा आपको, ये चिशिनाव जो ये कैपिटल दिख रही है, ये यूक्रेन अंदर ही अंदर है, ये रहा आपका मोल्डोवा। फिर आप सैन मारिनो देखेंगे, वो एक मतलब कि बस एक सिटी कंट्री है, आपको बीच में मिल जाएगी यहाँ पे। फिर आप देखते हैं कोसोवो। कोसोवो आपका यहीं पे मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं स्लोवाकिया। तो ये स्लोवाकिया आपका मिल गया यहाँ पे, ये सॉरी ये स्लोवेनिया है, गलत बता रहा हूँ, ये है स्लोवाकिया आपका। फिर उसके बाद आपको मिलेगा बेलारूस। बेलारूस कहाँ है? तो बेलारूस ये रहा आपका, ये भी स्थलबद्ध है। फिर आपका लिचेस्तीन। लिचेस्तीन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे है एकदम स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में, छोटी सी सिटी कंट्री है। और वेटिकन सिटी जो है ये भी इटली में है, और ये भी एक वेटिकन सिटी यहाँ पे आपको मिलेगी, वो भी एक सिटी कंट्री है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी को ही माना जाता है, ठीक। तो ये हो गए आपके यूरोप के स्थलबद्ध देश। अब यूरोप के बाद आपको क्या देखना है? रुक जाइए, कुछ तो गड़बड़ हुआ है दोस्तों। चलिए, वो थोड़ा सा PDF में गड़बड़ हो गया था, मैंने दोबारा से सेट कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए अफ्रीका के मैं आपको स्थलबद्ध देश बताने वाला हूँ। तो बुर्किना फासो आपका कहाँ पे है? ठीक है, ये बुर्किना फासो आपका एक स्थलबद्ध देश है, ठीक है। ये रहा आपका बुर्किना फासो। फिर उसके बाद चाड। चाड कहाँ पे है? तो ये रहा आपका चाड, ठीक है।
आप स्थलबद्ध का मतलब जिनकी समुद्री सीमा नहीं लग रही। फिर उसके बाद चार्ट के बाद कौन सा, तो माली है, ये रहा आपका माली, ठीक। फिर उसके बाद आपका रवांडा, युगांडा और बुरुंडी, 3 कंट्री हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये युगांडा है, ये रवांडा है और यहीं पे बुरुंडी है, ये रहा बुरुंडी, ठीक है। तो ये रहा रवांडा, ये रहा बुरुंडी और ये रहा युगांडा। फिर उसके बाद रवांडा, युगांडा, बुरुंडी के बाद लेसेथो। लेसेथो कहाँ पे है, तो ये रहा साउथ अफ्रीका के अंदर। लेसेथो के बाद आप देखते हैं जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे, तो ये ऊपर वाला जो है ये जाम्बिया है और ये रहा आपका जिम्बाब्वे, ठीक है। फिर आप नाइजर और बोत्सवाना देखते हैं, तो नाइजर आपका कहाँ, तो नाइजर ये है आपका, और बोत्सवाना कहाँ, तो बोत्सवाना ये रहा आपका, ठीक है। फिर आप देखते हैं CAR, कांगो CAR जो है, ठीक है, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इसको कहा जाता है, ये आपका ये रहा। फिर उसके बाद आप देखते हैं इथियोपिया। इथियोपिया आप देखेंगे तो यहाँ पे है, ये इसकी बाउंड्री नहीं लगती यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपका इरिट्रिया मिल जाएगा, ठीक है। इरिट्रिया बाउंड्री कर लेता है, रेड सी से इसकी बाउंड्री नहीं लगती। फिर आप देखेंगे मलावी, तो मलावी जो आपका देश है वो यहाँ पे है, ये पतला सा मलावी है, ठीक है। फिर आप देखेंगे दक्षिण सूडान, तो दक्षिण सूडान कौन सा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना देता हूँ आपको क्लियरली दिखे, तो सूडान से अलग हुआ है और वो रहा आपका, ये रहा आपका दक्षिण सूडान। फिर आप देखेंगे स्वाजीलैंड कहाँ पे है, तो स्वाजीलैंड आपका यहीं पे है, दक्षिण अफ्रीका के ही अंदर एक मतलब कि स्थलबद्ध देश है। एक देश के अंदर ही 2 देश हैं, कौन कौन से, तो लेसेथो और स्वाजीलैंड, आप इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया अफ्रीका भी। अगर मैं इसके बाद आपको कुछ बताता हूँ तो वो है दक्षिण अमेरिका के। दक्षिण अमेरिका में 2 ही देश ऐसे हैं जो स्थलबद्ध हैं और ये तुरंत मैं कवर करा देता हूँ आपके, ठीक है। तो एक बार दक्षिण अमेरिका का भी मैप मैं खोल लेता हूँ, बस थोड़ा सा एक मैप की और ज़रूरत है। ये आप देखिएगा, ठीक है। बोलीविया, तो बोलीविया कहाँ है आपका, ये रहा आपका बोलीविया। और पराग्वे, पराग्वे कहाँ है आपका, ये रहा पराग्वे। बाकी इसके अलावा जो भी देश हैं दक्षिण अमेरिका में वो सारे के सारे समंदर से सीमा लग रही है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है। अब इसके साथ आप ना मैप खोल के रखिए, क्योंकि अब सारा कुछ अगर मैं दिखाने पे आऊँगा तो ना बहुत टाइम लग जाएगा इस वीडियो में। हमारे 10 से 12 मिनट सिर्फ इसी पे चले गए हैं। अब देखिए हम लोग नाम देखते हैं, पुराने नाम। कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ देश हैं, कुछ जगह है, कुछ आइलैंड्स हैं जिनके पहले दूसरा नाम कुछ होता था। तो जैसे घाना जो देश है आज, इसका पहले नाम होता था गोल्ड कोस्ट। जिम्बाब्वे जो देश था इसको दक्षिण रोडेशिया कहा जाता है, और जो जाम्बिया है उसको उत्तर रोडेशिया कहा जाता है। सूरीनाम को पहले डच गुआना कहा जाता था, थाईलैंड को सियाम कहा जाता था, लेसेथो को बासुतोलैंड, इथियोपिया को अबिसीनिया। आप देखेंगे इथियोपिया में अबिसीनिया का पठार है, तो ये पुराने नाम पे ही पठार है, ठीक है, आज के नाम पे पठार नहीं है वहाँ पे। तो आप ये देखेंगे कि पुराने नाम पे भी आपको कुछ स्थलाकृतियाँ मिल सकती हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, बोत्सवाना। बोत्सवाना को बेंचुआना लैंड बोला जाता है। जिबूती जो है इसको फ्रेंच सोमाली लैंड बोलते हैं। जाम्बिया जो है उसको उत्तरी रोडेशिया बोला जाता था पहले, मैंने आपको अभी ही बताया। सुमात्रा जो है इसको सुवर्ण द्वीप, इस्वातिनी जो है इसको स्वाजीलैंड, बुर्किना फासो जो है इसको अपर वोल्टा, मलावी जो है उसको न्यासालैंड, नीदरलैंड जो है इसको हालैंड, बेलीज जो है इसको ब्रिटिश होंडुरास, कंबोडिया जो है इसको कंपूचिया, CDR जो है इसको पहले जायरे बोलते थे, मलेशिया को मलाया, बेनिन को दाहोमे और जापान को निप्पन, श्रीलंका को सिलोन। और फिर अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं, ये भी नाम पूछता है। जैसे रियो ग्रांड नदी जो है ये US और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है, ये अभी ही PYQ में 2022 में पूछा हुआ है। फिर आप देखते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच में सीमा बनाती है, मतलब ये 3 देशों में है। मैगीनाट रेखा देखेंगे तो ये फ्रांस और जर्मनी। हिंडनबर्ग रेखा ये बेल्जियम और जर्मनी। 38 डिग्री नॉर्थ जो है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। मेन रहीम जो है ये रूस और फिनलैंड। 49 डिग्री US और कनाडा के बीच में। तो आप कम से कम इतने जरूर याद रखिएगा, ये सारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फिर आप देखते हैं विश्व के कुछ नगर महत्वपूर्ण।
तो ईरी जो झील है उसके किनारे कौन सा नगर है, तो डेट्रायट है। मिशिगन झील के किनारे कौन सा, तो गैरी है। ओंटारियो झील के किनारे कौन सा, तो हैमिल्टन है। फिर आप देखते हो सुपीरियर झील के किनारे तो डुलुथ शहर है। पैलेस्टाइन जो फिलिस्तीन है ये कहाँ है, तो इसकी राजधानी रामाल्ला है। रामल्ला इसकी राजधानी को कहा जाता है। कोसोवो की राजधानी आप देखेंगे प्रिस्टीनिया, साइप्रस की निकोसिया, ताइवान की ताइपे, केप टाउन जो है ये देखिए दक्षिण अफ्रीका जो है साउथ अफ्रीका, इसकी 3 राजधानियां हैं। जो विधायी राजधानी है वो है केप टाउन, और जो प्रशासनिक राजधानी है वो है प्रेटोरिया, और जो न्यायिक राजधानी है वो है ब्लोमफॉन्टेन। दावोस जो है ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। कैंडी श्रीलंका का एक शहर है। ठीक, अब देखिए पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको कहा जाता है, तो ये लंका को कहा जाता है, श्रीलंका को। ब्लू ग्रास स्टेट ये केंटुकी यूएसए को। नहरों का शहर ये वेनिस को। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को को। प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया को। वादे की भूमि मिंडनाओ को। यूरोप तेल की राजधानी एबरडीन को। सन सिटी किसको कहा जाता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। कांटो मैदान कहाँ है, तो ये जापान में है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ निकलता है, तो ये 30 डिग्री उत्तर व दक्षिणी ध्रुव में, उत्तर व दक्षिणी ध्रुव को आपको मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण कोरिया को। ध्रुम्र नगर जो है ये शिकागो को कहा जाता है। देखिए फिर सब अल अरब जो है, सत अल अरब ये कहाँ है, तो ये इराक में है। पराग्वे कहाँ, ये पराग्वे की राजधानी एसोसिएशन। नाइजर की राजधानी नियामे है। डेन्यूब नदी जो है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, किन किन शहरों से डेन्यूब नदी, ये देखिए नदियाँ दी गई हैं। पराग्वे नदी किसके किनारे, पराग्वे नदी के किनारे एसोसिएशन है। नाइजर नदी के किनारे नियामे शहर है। सत अल अरब नदी जो है उसके किनारे बसरा इराक का एक शहर है। फिर आप देखेंगे डेन्यूब नदी के किनारे तो वियना है, बेलग्रेड है, बुडापेस्ट है, ये 3 राजधानियाँ हैं। फिर आप देखेंगे सीन नदी के किनारे पेरिस है। जायरे के किनारे किन्शासा और ब्राज़ाविले हैं। मेनाम या चाओ फ्राया नदी जो है इसके किनारे आपका बैंकॉक शहर है। नील नदी के किनारे खार्तूम और काहिरा है। खार्तूम सूडान की राजधानी है और काहिरा मिस्र की। स्प्री नदी आप देखेंगे ये बर्लिन इसके किनारे। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क सिटी है। पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन सिटी है। मेंजेनरिस जो है आपके ये मैड्रिड है इसके किनारे। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। टाइबर जो है ये रोम इसके किनारे। रोम जो है ये आपकी इटली की राजधानी है। राइन नदी जो है इसके किनारे है आपका बान शहर, ये जर्मनी में है। और रॉटरडैम ये नीदरलैंड की राजधानी है। स्वान जो है इस नदी के किनारे है पर्थ शहर ऑस्ट्रेलिया का। नीपर नदी के किनारे कीव शहर ये यूक्रेन की राजधानी है। एल्ब नदी के किनारे हैम्बर्ग शहर है। हुआंगयू के किनारे संघाई शहर है। मेकोंग नदी के किनारे नामपेन, ठीक है, कंबोडिया की राजधानी है। लाल नदी के किनारे हनोई है वियतनाम की राजधानी। इरावदी के किनारे यांगून है म्यांमार की राजधानी। टगस नदी के किनारे लिस्बन है ये पुर्तगाल की राजधानी। सेल्ट नदी के किनारे एंटवर्प मिलेगा और ये बेल्जियम शहर में है, बेल्जियम का एक शहर है। ठीक है, तो आप ये नदियाँ थी और नदियों के किनारे बसे शहर मोस्ट इंपॉर्टेंट रट के रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर आप देखेंगे नोबी व कांतो का मैदान कहाँ है, तो ये जापान में है। चिया पास गार्ज कहाँ पे है, तो ये नेपाल में है कर्नाली नदी के किनारे। फिर आप देखेंगे पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो मिसिसिपी नदी बनाती है। ग्रैंड कैनियन कहाँ है, तो ये कोलोराडो नदी पर है यूएस एरिजोना में, यूएस का एक राज्य है एरिजोना। गैलापागोस द्वीप कहाँ पे है, तो ये आपका मिलेगा आपको पैसिफिक ओशियन में और ये इक्वाडोर का भाग है। इक्वाडोर ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, ये देखिए पैसिफिक लिखा हुआ भी है। होकैडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू ये नॉर्थ टू साउथ है जापान के आइलैंड्स का क्रम। सबसे ऊपर आपको होकैडो मिलेगा, फिर होन्शू मिलेगा, फिर शिकोकू मिलेगा और फिर क्यूशू मिलेगा, इसी क्रम में है ऐसा जापान। फिर आप देखिएगा बेलियारिक द्वीप पर किस कहाँ पे है, तो ये भूमध्य सागर पर है, स्पेन का भाग है। ग्रेनाडा जो है ये कैरेबियन सागर में है। सर्वाधिक द्वीप इंडोनेशिया में कितने द्वीप है, तो लगभग 17,508। सुकोत्रा द्वीप इस पर कब्जा है यमन का। सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं वेस्ट टू ईस्ट। फिर आप देखते हैं ओंटेरियो और इरी नदी के बीच नियाग्रा जलप्रपात है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं लेक फागुबिन जो है ये कहाँ पे है, तो ये माली में है, सूख कर मरुस्थल बन गई है। वालखस झील कहाँ है, तो ये कजाकिस्तान में है। अब देखिए वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे क्रम लिखा हुआ है ग्रेट लेक्स का, वेस्ट टू ईस्ट पश्चिम से पूर्व की ओर। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो आप इसी क्रम में याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। फिर आप देखते हैं फिंगर लेक कहाँ है, तो ये आपका यूएस में है। बॉइलिंग लेक कहाँ है, तो डोमिनिका में है, ये भी एक मिडिल अमेरिका का कंट्री है,
ठीक है। ये कंट्री कहाँ पे है, तो आपको कैरेबियन सागर में मिल जाएगा। 5 फ्लावर लेक कहाँ, तो ये आपका सिचुआन चीन में है। रेड लैंगून कहाँ, तो ये रेड लैंगून, ठीक है, तो ये आपका बोलीविया में मिलेगा। ग्रेट स्लेव कनाडा में है। उर्मिया लेक आपका ईरान में मिलेगा। टिटिकाका लेक ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर मिलेगी। कहाँ पे, तो एंडीज माउंटेन पर, और ये सबसे ऊंची नौगम्य झील है, तो आप ये याद रखिएगा। फिर देखिएगा रेंडियर और अथाबास्का कहाँ पे झीलें हैं, तो ये आपकी कनाडा में मिलेंगी। प्लिटविस झील कहाँ है, तो ये क्रोएशिया में मिलेगी। सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला पे है, ठीक है। एंजल जलप्रपात इसका नाम है। फिर आप देखते हैं ताना झील आपको कहाँ मिलेगी, तो इथियोपिया में मिलेगी। अब देखिए नहरें कुछ बताई गई हैं, जैसे कि वेलैंड नहर ये ईरी और ओंटारियो को जोड़ती है। ईरी नहर ये ईरी और हडसन को जोड़ती है। सू नहर ये सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है। कील नहर ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, जर्मनी में। फिर न्यू वाटरवे जो है ये उत्तरी सागर को रॉटरडैम नीदरलैंड से जोड़ता है। गोटा नहर जो है ये स्वीडन में है। वोल्गा डॉन ये रूस में है। अल्बर्ट नहर ये बेल्जियम में। अब देखिए स्वेज नहर जो है हमारी, स्वेज लेक, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, इसके नॉर्थ टू साउथ लेक्स का क्रम लिखा हुआ है। क्या क्रम है, तो पहले मंजला है, फिर टिम्सा है, फिर ग्रेट बियर है, फिर लिटिल बियर है। ऐसे ही रट लीजिएगा, इसी तरह इसी क्रम में एज इट इज़ क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं याद रखेंगे पछताएंगे। अब देखिए जल डमरू मध्य या जल संधियाँ, तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। ओंट्राटो जो है ये एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है, ये यूरोप में इटली के पास है, ठीक है। बाप अलमंडेव ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। कुक जल संधि ये तस्मान सागर को दक्षिण प्रशांत सागर से जोड़ती है, न्यूजीलैंड के पास, वहाँ जाके देखिएगा। मोजाम्बिक चैनल ये हिंद महासागर में मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में देखिएगा मैप में। नॉर्थ चैनल जो है ये आयरिश सागर को अटलांटिक से जोड़ता है, ये आप देखेंगे आयरलैंड और जहाँ पे यूक्रेन है, यूके है, वहाँ पे मिलेगा आपको। टॉरस जल संधि ये अराफोरा सागर और पपुआ न्यू गिनी। बास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक की खाड़ी को जोड़ती है, अटलांटिक सागर को। और फ्लोरिडा जो है ये आपकी फ्लोरिडा जल संधि ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी। मैगलन जल संधि ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मकारस जल संधि जो है ये आपको जावा सागर को सेल्बीज सागर से जोड़ती है। लुजोन जल संधि ये दक्षिण चीन सागर को फिलीपीन सागर से। तातार जल संधि जापान सागर को ओखोटस्क सागर से। डोवर जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये यूके के पास, यूके और फ्रांस के बीच में। बेरिंग जो है ये बेरिंग सागर और चुक्शी सागर के बीच में, ये आपको रशिया में ईस्टर्न साइड पे मैप पे मिलेगा। वहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे रशिया और अलास्का है, बीच से अलग हो रहा, वहीं पे है ये बेरिंग जल संधि। डार्डेनेलीज ये आपको इजियन और मरमरा के बीच में मिलेगी। टर्की है वहीं पे, जहाँ पे ब्लैक सी है वहीं पे ये आपको सागर मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। बास जल संधि ये दक्षिण महासागर को तस्मान सागर से। सुसीमा जल संधि पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से। सुगारू जापान सागर को प्रशांत सागर से। हारमून जल संधि ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से। और लोम्बोक जल संधि जो है ये बाली और लोम्बोक आइलैंड्स को अलग करती है, उन्हीं के बीच में है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। जल संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है, तो आप कम से कम इतनी याद रखिएगा। इतनी भी याद रखते हैं तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब देखिए डैम्स, बांध, कौन सा बांध किस नदी पे बना हुआ है, किस देश में बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतेपू बांध पराग्वे नदी पर है, कहाँ, ठीक है, पराग्वे डैम भी इसको बोलते हैं। और आप देखेंगे ये पराना नदी पे है और ब्राज़ील में, और ब्राज़ील और पराग्वे के बीच। आसवन डैम नील नदी पर है, मिस्र में। हूबर डैम कोलोराडो नदी पर है, ब्लैक कैनियन यूएसए में। करीबा डैम जो है ये जम्बेजी नदी पर है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर। नुरेक डैम जो है ये बल्क्स नदी पर है, ताजिकिस्तान में। ग्रैंड कुली डैम ये कोलंबिया स्टेट है, कोलंबिया नदी भी है और ये यूएस में है। फिर आप देखें काहोरा डैम ये जाम्बेजी नदी पर है, मोजाम्बिक में, ठीक। कुरोबो डैम जो है ये कुरोबो नदी पर है, जापान में। अकोसोम्बो और यवोल्टा ये डैम जो है ये वोल्टा नदी पर है, ये घाना में है। फिर आप डिक्सस डैम जो है ये डिक्सस नदी पर है, स्विट्जरलैंड में। इंगुरी डैम जो है ये जॉर्जिया में है, इंगुरी नदी पर। वेंजोट डैम वेंजोट नदी पर है, इटली में। ओरोविले जो है ये फीदर नदी पर है और ये यूएस में बना हुआ है। जांगमऊ जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, चीन में सबसे बड़ा डैम बोला जाता है इसको। जियाओआन मेकांग नदी पर बना हुआ है, ये भी चीन में। आप ये सारे डैम कम से कम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चुन के लिखे हैं मैंने, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कोई भी ऐसा फालतू का नहीं लिखा जो आपके काम का ना हो, सारे एक ना एक बार कभी ना कभी पेपर में पूछा है, तभी मैंने ये लिखा हुआ है। फिर आप देखते हैं प्रवाल भित्ति के बारे में। प्रवाल भित्ति होती कितनी तरह की, मैंने जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब बताया था, 3 तरह की, अवरोधक, तटीय और एटॉल। अवरोधक बैरियर होती है, तटीय जो है फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं, और एटॉल जो है ये
अगर देखें तो ये ऐसा गोल गोल सर्कल सा बनाता है, ऐसा ऐसा रिंग की तरह का। अब आप देखें एटॉल का उदाहरण आपको लक्षद्वीप मिल जाएगा, तटीय का उदाहरण आपको अंडमान निकोबार के पास जो मिलेंगे, मन्नार की खाड़ी में भी, और अवरोधक का ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ इसका उदाहरण है ही। फिर आइए मैं दिखाता हूँ, ये इनको कहा क्या जाता है, तो इनको समुद्री वर्षावन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है। सर्वाधिक 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में ये पाई जाएंगी। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। फुनाफुटी एक तरह का एटॉल है। अब देखेंगे तटीय तो सकाउ द्वीप में मिलेगा, दक्षिण फ्लोरिडा में मिलेगा, मलेशिया में मिलेगा। एटॉल एंटीलीज, लाल सागर, इंडोनेशिया, चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया सागर में आपको मिल जाएंगे। लक्षद्वीप जो है ये एक तरह का एटॉल है। खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी, यहाँ पे फ्रिंजिंग रीफ है। अब देखिए वायुमंडल आपको दिखाया गया है, तो वायुमंडल की परतें किस तरह से हैं वो यहाँ पे चित्र के जरिए से। तो एक देखिए क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बाह्य मंडल है। ठीक, क्षोभ मंडल जो है इसकी ऊंचाई आपकी 8 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक रहेगी। ठीक है, 8 किलोमीटर ये आपका ध्रुवों पे है और 15 किलोमीटर आपको ये भूमध्य रेखा पे मिलेगा। ठीक, फिर आप देखते हैं समताप मंडल कितना है, तो ये क्षोभ मंडल के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का, मतलब कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका समताप मंडल होता है। मध्य मंडल जो है ये समताप मंडल से ऊपर 80 किलोमीटर तक फैला है, और उसके बाद आयन मंडल या बाह्य मंडल उसको कहते हैं, वो हम लोगों का एकदम बाहर 640 के ऊपर तक चला जाता है। 640 तक आयन मंडल और फिर उसके बाद बाह्य मंडल, वो अंतरिक्ष है। अब देखिए यहाँ पे क्या घटनाएं क्या होती हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट आपकी घटना है, जैसे ही आप क्षोभ मंडल में जाते हैं और हाइट जैसे ही बढ़ेगी, मतलब जैसे ही आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर जरूर गिरेगा। क्या गिरेगा? टेम्परेचर गिरेगा। लेकिन जब आप समताप मंडल में पहुंचेंगे तो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और समताप मंडल क्रॉस करने के बाद जब आप मध्य मंडल में होंगे तो हाइट बढ़ेगी, आपका टेम्परेचर गिरेगा। तो आप देख रहे हैं पहले हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर गिर रहा है, फिर हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, फिर हाइट बढ़ रही है, फिर टेम्परेचर गिर रहा है। फिर जब आप आयन मंडल में पहुँच गए तो फिर आपकी हाइट बढ़ी और टेम्परेचर गिरा। तो आपने क्या नोटिस किया, एक बार हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर गिर रहा है, एक बार बढ़ रहा है, फिर एक बार गिर रहा है, फिर एक बार बढ़ रहा है। लेकिन जब आयन मंडल क्रॉस कर जाएंगे यहाँ पे आपकी हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब और घटनाएं क्या होती हैं, तो और घटनाएं ये होती हैं कि जो आपका ओजोन परत है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो वो आपका समताप मंडल पे पाया जाता है। ये लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे रहता है। ठीक, फिर आप बाकी जो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल पे होती हैं। जितने भी आपके सैटेलाइट्स होते हैं वो आपके आयन मंडल पे होते हैं। मतलब कि जो भी आपका संचार वगैरह हो रहा है वो आयन मंडल से हो रहा है। समताप मंडल पे आपकी सारी जो घटनाएं होती हैं वो होती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने हीट बजट भी बनाया हुआ है, आप इसका भी चित्र देखिएगा। हीट बजट मतलब कि क्या है कि जितना सन से एनर्जी आ रही है, कितनी बाहर जा पा रही है, वो दिखाया गया है। ठीक, तो मान लीजिए सन से 100% एनर्जी आ रही है तो 17% पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जा रही है। ठीक है, डायरेक्ट। फिर उसके बाद आप देखेंगे 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जा रही है। 34% पृथ्वी द्वारा टोटली अवशोषित होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली दोनों। 6% ऐसी एनर्जी है जो डायरेक्ट अंतरिक्ष में प्रतिकीर्ण कर दी जाती है। 27% बादलों द्वारा प्रतिकर्षित कर दी जाती है और 2% पृथ्वी द्वारा प्रतिकर्षित कर दी जाती है। तो टोटल प्रतिकर्षित कितनी हुई? 6, 2, 8, 8 और 27, 35%। ठीक, 14% जो है ये आपका वायुमंडल अवशोषित करके रख रहा है। 34% आपका पृथ्वी अवशोषित कर रही है। तो कितना हुआ? 34, 14, 48 और 48 और 17, 65, 65। ये आपका एटमॉस्फेयर में रह जा रहा है और बाहर कितना चला जा रहा है? 35% स्पेस में चली जा रही है आपकी हीट जो भी है। फिर आप देखेंगे चक्रवात के नाम बहुत बार पूछता है। चक्रवातों का क्रम कैसे रहता है? तो नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल जैसे कि ये हम लोगों का ग्लोब है, ठीक है, और ये आपका ग्लोब है, तो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। साउथ हेमिस्फीयर, पोल नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात का डिज़ाइन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब कि जैसे क्लॉक ऐसे चलती है तो चक्रवात कैसे चलेगा? चक्रवातों के घूमने की गति ऐसी रहेगी, ठीक है ये। और जब आप जाएंगे साउथ हेमिस्फीयर में तो चक्रवातों की गति क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो वो ऐसी रहेगी। ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बार स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब देखिए चीन सागर में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है,
यूएसए का जो साफिर सिम्पसन है, साफिर सिम्पसन से हरिकेन की तीव्रता मापते हैं, और ये हरिकेन कहाँ पे आता है, तो ये जो आपका मैक्सिको की खाड़ी वाला रीजन है वहाँ पे। विली विली ये ऑस्ट्रेलिया में नाम दिया गया, बांगियो ये फिलीपींस में नाम दिया गया, और टैफू ये जापान में कहा जाता है। टॉर्नेडो ये यूएस के कैरेबियन सी वाले रीजन में है, फुटीजा स्केल से इसको नापा जाता है, ठीक है। टॉर्नेडो एली जो है ये मिसिसिपी के मैदान पे आता है। फिर आप देखेंगे सापेक्षिक आर्द्रता होती क्या है, तो निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, तो किसी भी मान लीजिए एटमॉस्फेयर में जो हवा है उस पर जितना भी जलवाष्प की मात्रा है वो आपकी निरपेक्ष आर्द्रता कहलाएगी। सापेक्षिक आर्द्रता ये होती है कि जितनी उसमें आर्द्रता है वो, और ये जो आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब ये होता है कि कितना वो वायु और आर्द्रता ग्रहण कर सकती है, वो सामर्थ्य इंटू 100 निकालेंगे तो ये आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। फिर आप देखते हैं ये है हम लोगों का गोलार्ध, और यहाँ पे कौन कौन सी स्थितियाँ बनती हैं। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ वाले रीजन को डोल्ड्रम कहा जाता है। ये निम्न दाब का यानी कि लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 23 डिग्री से 35 डिग्री वाला जो रीजन है नॉर्थ में भी और साउथ में भी, इसको हम लोग उच्च दाब का रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा। और फिर उसके बाद 45 से 66 के बीच में आपको एक लो प्रेशर बेल्ट मिलेगी और एक लो प्रेशर बेल्ट मिलेगी दोनों साइड। और फिर पोल्स में आपको हाई प्रेशर और यहाँ पे भी आपको हाई प्रेशर। हवाएं कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 30 डिग्री जो होती है यहाँ पे एक अश्व रेखा होती है, अश्व अक्षांश उसको बोला जाता है, वो आपको नॉर्थ और साउथ दोनों जगह मिलेगी, ठीक। अब देखिए बादलों के बारे में आपको बता दें तो कपासी मेघ जो है ये तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। पछाव स्तरीय जो होते हैं ये सर्वाधिक ऊंचाई पर आपको मिलेंगे। फिर देखिए आप देखिएगा ये आपका क्या है, लो प्रेशर रीजन है, ठीक है। ये हाई प्रेशर और ये हाई प्रेशर। 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आपको दोनों साइड यहाँ पे जो है बीच में आपको लो प्रेशर मिलेगा, उसकी वजह से यहाँ के हाई प्रेशर की हवा जाएगी, दोनों इक्वेटर पे समाहित होगी, ठीक है। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ को, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन। उत्तर पूर्व वाला जो है ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और जो साउथ हेमिस्फीयर में उसको दक्षिण पूर्व बोल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि 0 से 30 नॉर्थ वाला उत्तर पूर्व हो गया, 0 से 30 साउथ वाला दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवा। लेकिन ये व्यापारिक पवनें हैं, अगर मैं उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व का नाम काट के सिर्फ इनको व्यापारिक पवनें भी कहूँ 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ को, तो ये गलत नहीं होगा। फिर आप देखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में जो हवाएं चलती हैं इनको पछुआ पवन कहा जाता है। इनकी दिशा जो होती है ये ऐसी होती है, और जो इनकी दिशा है वो ऐसी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि ये अगर मैं बोलूँ तो ये पूर्व से ऐसे चल रही हैं और पछुआ ऐसे चल रही हैं, ठीक। और जो एकदम पोल्स पे उनको पोलर ध्रुवीय हवाएं बोल दिया जाता है। अब देखिए ये तो था हवाओं का क्रम, लेकिन स्थानीय हवाओं से क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है वो हम आपको बताएंगे। ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं, जिस तरह मैदान था वैसे ही हवाओं से भी क्वेश्चन बनता है। लेवेस हवा जो है ये स्पेन में चलती है और यामो जो है ये आपकी जापान में चलती है। अब देखिएगा ठंडी हवाएं नॉर्दर्न जो है ये आपकी यूएस में चलती है, नॉर्टी जो है ये यूएस और मैक्सिको में चलती है, विली वाप जो है ये आपकी अलास्का में चलती है, पैम्पायरो ये अर्जेंटीना में है पंपास घास के मैदान में, पापागायो ये मैक्सिको में है, पुरगा ये रूस में ठंडी हवा है, बाइज जो है ये पूर्वी फ्रांस और स्विट्जरलैंड में, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में, बुरान जो है ये आपकी रूस में, बोरा है ये आपकी एड्रियाटिक सी में, ठीक है। एड्रियाटिक सी का जो रीजन है किनारे का इटली वाला, हबूब जो है ये सूडान में, सीस्तान जो है ये पूर्वी ईरान में, ट्राइमोर्टेन जो है ये आपका मध्य यूरोप में, लेवेंटर जो है ये आपका स्पेन में, और ब्लिजार्ड जो है ये आपका साइबेरिया कनाडा में। ये आपकी ठंडी हवाएं थी। अब गर्म हवाएं कौन कौन सी, तो फान जो है ये आल्प्स और स्विट्जरलैंड के रीजन में चलती है, ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया में, सिमूम अरब में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, गिबली लीबिया में, खमसिन मिस्र में, लेस्ट जो है ये मडीरिया और कनारी द्वीप में, चिली ये ट्यूनीशिया में चलती है। चिली नाम की हवा ट्यूनीशिया कंट्री में चलती है। कोइम्बैक जावा इंडोनेशिया में, सामल इराक में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, सेंटा एना दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएस, समूम ईरान में, अयाला फ्रांस में, सोलेन दक्षिण पूर्व स्पेन में, पोनेरी जो है ये आपका उत्तर पश्चिम भूमध्य सागर जो है वहाँ पे, बर्ग ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में, और सुखोपो जो है ये रूस और कजाकिस्तान के रीजन में ये हवा मिलेगी। तो ये ठंडी और गर्म हवा दोनों को याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। बस मैंने यहाँ पे मैं कुछ बता नहीं सकता, ये फैक्चुअल है आपको, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये याद करने से ही होगा, इसके लिए और कोई तोड़ नहीं है।
और ये चुनिंदा हैं, यहाँ पे कुछ भी कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। फिर आप देखेंगे वन, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है तो रूस में, उसके बाद ब्राज़ील में, फिर उसके बाद कनाडा में, फिर यूएस में, फिर चीन में, और भारत का स्थान 10वां है इसमें। फिर आप देखेंगे मानसूनी वन में कौन कौन से वृक्ष होते हैं तो सागौन और साखू, विषुवती रेखी में महोगनी और रोजवुड, भूमध्य सागरी में आलू बुखारा माकची, कोड़धारी में चीड़ और फन, दक्षिण अफ्रीका में फिम्बस, कैलिफोर्निया में चैपरेल, चिली में मैटोरेल। तो आप इनके नाम याद रखिएगा, ये पूछे हुई चीज़ें हैं, बार बार तो पूछ सकता है यहाँ से। फिर देखिए भाषाएं, कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में तो अंग्रेजी सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर मैंडरिन, तीसरे नंबर पर हिंदी, चौथे नंबर पर स्पेनिश, पाँचवें नंबर फ्रेंच। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरेंटो भाषा विकास किया गया, जिसका विकास किया एल जेमन हाफमैन ने। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है तो चीनी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कुछ पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह। सबसे ज़्यादा बिजी पोर्ट कौन है तो संघाई है, सिंगापुर है, फिर निंगबो झाओ है, फिर सिंझेन है। अगर मैं विश्व के कुछ पोर्ट देखूँ तो मराकैबो पोर्ट आपको कहाँ मिलेगा तो वेनेजुएला में, सेंटोस पोर्ट ब्राज़ील में कॉफ़ी के निर्यात के लिए, पोर्ट नेल्लौथ या पोर्ट डायमंड ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे तो अफ्रीका में, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, इगारका रूस में, मोंटेवीडियो उरुग्वे में, याकोहामा जापान में, अलेक्जेंड्रिया मिस्र में। जहाज़ निर्माता देशों की अगर हम रैंकिंग देखें तो चीन सबसे नंबर 1 पर है, फिर दक्षिण कोरिया है, फिर जापान है। फिर आप देखते हैं ये यहाँ से ये लाइंस आइसो हाइट, आइसो बात, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है क्योंकि ये वर्ड्स कन्फ्यूजिंग है और यहाँ से आप फंसते हैं। तो ये आप देखिएगा यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, मतलब ये आप याद होना चाहिए आपको ये चीज़ें। तो आइसो हाइट समान वर्षा, आइसो बात समान गहराई, आइसोगोनिक समान चुंबकीय झुकाव वाला एरिया, आइसो बार समान दाब वाला एरिया, आइसोनिफ ये आपका समान हिम वाला एरिया, आइसोहेलाइन लवणता वाला एरिया, आइसोहेल जो है ये आपका माध्य सूर्य प्रकाश का रेखा होता है। फिर आप देखते हैं विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बना था तो 1942 में आपका यूएस में बना था। अब देखिए ये तो थी ये चीज़ें। अब यहाँ पे जनजातियाँ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है। लाइक आप ये समझ लीजिए इसमें जितनी जनजाति कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में पूछा है और ये बार बार रिपीट होती हैं, तो आप इतनी याद रखिए कम से कम। पिग्मी जनजाति आपको कहाँ मिलेगी तो कॉन्गो बेसिन अफ्रीका में मिलेगी, मिडिल अफ्रीका। एस्किमो ये आपको अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड सब जगह मिल जाएगी। मसाई जो है ये पूर्वी अफ्रीका में मिलेगी। बुशमैन ये आपको कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र जो बोत्सवाना और नामीबिया में है वहाँ पे। जुलू ये दक्षिण अफ्रीका में। सेमांग ये मलेशिया में। सकाई ये मलय प्रायद्वीप, ये भी मलेशिया और इंडोनेशिया का एरिया है। पापुआन पपुआ न्यू गिनी में मिलेंगे। बद्दू ये अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलेंगे। बोरा जो है ये अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया में मिलेंगे। खिरगीज जो है ये मध्य एशिया में। यूका गिर जो है जो उत्तर पूर्व और साइबेरिया में। माया जो है ये मध्य अमेरिका में। माओरी जो है न्यूजीलैंड में। फुलानी जो है पश्चिम अफ्रीका में। बंतू जो है पूर्व, मध्य और दक्षिण अफ्रीका में। वेद्दा जो है श्रीलंका में। एनू जो है वो जापान में। बर्बर मोरक्को में, अल्जीरिया में, ट्यूनीशिया में। नूबा आपको सूडान में मिलेंगे। बोरो आपको ब्राज़ील में मिलेंगे। टेडा आपको लीबिया में मिलेंगे। बेजा आपको मिस्र में मिलेंगे। लुर आपको ईरान में मिलेंगे। जिप्सी आपको भारत और डोम जाति के हैं। उराव जो है भारत में है। लैप्स जो है वो यूरोपीय टुंड्रा स्वीडन और फिनलैंड में है। फिर आप देखते हैं कोरियाक ये आपको रूस में मिलेंगे। पुनान आपको बोर्नियो आइलैंड में मिलेंगे। रुवाला जो है ये आपको मध्य मरुस्थल जो अरब मरुस्थल है वहाँ पे मिलेंगे। अंगामी आपको नागालैंड इंडिया में मिलेंगे। शिकार हेतु जो नाव यूज की जाती है उसको कयाक बोलते हैं। बर्फ़ के मकान को इनुयुट जनजाति जो है वो बनाती है। फिर आप देखें परिवहन हेतु जो नाव होती है वो यूनियॉक होती है। और कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी को स्लेज कहते हैं। ये एक बार ऐसे वर्ड प्ले किया था यूपीएससी ने, वर्ड से क्वेश्चन बनाया था, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी ने पूछा, क्या पता पीसीएस का मन आ जाए इस पे और पूछ बैठे वो। तो चलिए देखिए, अब ये औद्योगिक नगरों से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन से नगर में कौन सा उद्योग है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और कौन सा औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यूएस में आप देखेंगे न्यू इंग्लैंड एरिया। अब आप न्यू इंग्लैंड सुन के इंग्लैंड में चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मध्य अटलांटिक प्रदेश ये भी एक औद्योगिक प्रदेश है। दक्षिणी ऑपलेशियन या ऑपलेशियन माउंटेन जो है यूएस के पूर्वी साइड पे। पिट्सबर्ग जो है ये क्लीवलैंड, पिट्सबर्ग क्लीवलैंड। अब पिट्सबर्ग से आपको तुरंत कोई ना, जैसे कि पीटर्सबर्ग है वो रूस में है, लेकिन पिट्सबर्ग आपका ये यूएस में है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यूके में कौन कौन सी जगह है तो लंदन है, लंकशायर है, यॉर्कशायर है, मिडलैंड है, नॉर्थम्बरलैंड है और डरहम का एरिया जो है। फिर कम्बरलैंड और ब्रिस्टल का एरिया, ये यूके के औद्योगिक क्षेत्र हैं। फ्रांस का आप देखेंगे तो उत्तरी पूर्व फ्रांस, पेरिस, लॉरेन, मध्य पठारी एरिया, रोन बेसिन और पेरेनीज। फिर आप जापान देखेंगे तो टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, कोबे का एरिया, यावाता, नागासाकी।
फिर आप जर्मनी देखेंगे तो रूर, ऊपरी राइन, सैक्सोनी। रूस, ये कुजेनट्स यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे भी आप देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र। फिर देखिए नगर और उद्योग, यहाँ से मिलान के लिए बार बार क्वेश्चन आता है और ये लोगों से बार बार गलत होता है क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। मैं 5 स्टार बना के दे रहा हूँ, इस साल भी एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनने ही वाला है। ठीक है, मैंने ये चुनिंदा टॉपिक ही ज्योग्राफी में रखे थे। मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप हिस्ट्री देख रहे थे वो काफ़ी डिटेल्ड था, मतलब अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है हमारे वीडियो से तो वहाँ तो कोई क्वेश्चन आपका बाहर जा ही नहीं रहा। मतलब मेरे को नहीं लगता 1 या 2 क्वेश्चन बाहर चला जाए, अदरवाइज वहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। लेकिन ये जो है ज्योग्राफी, यहाँ पे सारा जो फैक्चुअल चीज़ें आपसे पूछ सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ज्योग्राफी के क्लियर करने के लिए मेरे को बहुत टाइम चाहिए। मैं आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए और वो है नहीं। तो हमने वो चीज़ें कंपाइल की हैं जो फैक्चुअल हैं और बार बार पूछती हैं। तो आप कम से कम इतना रट के जाइए ताकि आप 50 to 60% तो कर ही सकें। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बढ़िया हैं तो ये आपका चेरी ऑन टॉप है, आप एकदम फाड़ के आने वाले हैं पेपर। चलिए ये देखिए, डेट्रॉयट ये यूएस का शहर है और ये ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। शिकागो मांस प्रसंस्करण के लिए। लॉस एंजल्स जो है ये आपका एयरक्राफ्ट है, फिल्म के लिए। फिर आप देखेंगे सैन फ्रांसिस्को ये तेल और कंप्यूटर और पोत उद्योग के लिए। ह्यूस्टन जो है ये तेल और प्राकृतिक गैस के लिए। पेरिस जो है ये आपका फ्रांस का शहर है, परिवहन और एयरक्राफ्ट के लिए। एम्स्टर्डम जो है ये आपका नीदरलैंड में मिलेगा और ये आपको जलपोत के लिए। मास्को ये धातु, रसायन और मशीनरी के लिए। चेलियाबेस्क ये भी रूस का है, धातु और सैन्य मशीनरी के लिए। मैग्नेटोगोर्स्क जो है ये आपका लौह इस्पात के लिए। अब देखिए मैग्नेटोगोर्स्क, मैग्नेट से आप लौह अयस्क याद रख सकते हैं। फिर आप देखते हैं असन, ये चीन का है, लौह के लिए ये भी है। संघाई जो है ये वस्त्र उद्योग के लिए, मशीनरी के लिए। वुहान लौह और जलपोत के लिए। वुहान ये वही जगह है जहाँ से कोरोना फैला था। फ्रैंकफर्ट जर्मनी और ये इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए। एशन जो है ये लौह इस्पात के लिए। मिलान जो है ये रेशम के लिए। वेनिस जो है ये कांच के लिए। तुरीन जो है ये मोटर वाहन के लिए। साओ पालो ये ब्राज़ील का है, कॉफ़ी उद्योग के लिए फेमस है। रियो डी जेनेरियो वस्त्र और कॉफ़ी के लिए। माराकाइबो वेनेजुएला तेल शोधन के लिए। अब मैं बता दूं, माराकाइबो लेक जो है, माराकाइबो ये एक झील है वेनेजुएला में, और ये झील पेट्रोलियम से बनी है, पेट्रोल लेक इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये तेल शोधन के लिए फेमस होगी ना ये जगह। तो ये आपने अगर कॉन्सेप्चुअली देखा हुआ है तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हैं सेफील्ड जो है ये जगह यूके में है, आपका कटलरी उद्योग के लिए फेमस है। डूंडी जो है ये भी यूके में है, जूट वस्त्र के लिए फेमस है। हवाना और क्यूबा जो है ये सिगार के लिए फेमस है। नगोया जापान जो है ये ऑटोमोबाइल और सूती वस्त्र के लिए फेमस है। अबादान और ईरान का जो ये एरिया है ये तेल शोधन के लिए फेमस है। फिर आप देखते हैं स्टॉकहोम ये स्वीडन में है, ये जलपोत के लिए फेमस है। क्रिवाई रॉग ये यूक्रेन में है, ये लौह इस्पात के लिए फेमस है। ब्यूनस आयर्स ये जलपोत निर्माण के लिए फेमस है। एंटवर्प ये हीरा प्रसंस्करण के लिए फेमस जगह है। कोपेनहेगन ये डेनमार्क और डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। बर्मिंघम ये लौह इस्पात के लिए फेमस है। याकोहामा ये पोत निर्माण के लिए फेमस है। तो ये आपके फेमस सिटीज़ और उद्योग हो गए। अब देखिए ज्योग्राफी का हमारा पोर्शन इतना ही था, इससे ज़्यादा हम एक्स्ट्रा चीज़ें अगर कवर करने पे आएंगे तो समय बहुत जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फैक्चुअल और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होती हैं। आपको ये चीज़ें कम से कम याद होनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए यहाँ पे मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए, चाहे वो एक छोटे से बॉक्स के बराबर रही हूँ या फिर आधे पेज या 1 पेज के बराबर, वो हर एक टॉपिक आपका कम से कम 1 क्वेश्चन का पोटेंशियल रखता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो था और ये ख़त्म होता है आज। कल से हम लोग साइंस कर रहे होंगे, ठीक है, या तो फिर हम लोग कर रहे होंगे करंट अफेयर का जो बचा हुआ पोर्शन है। तो लगभग अब आपकी सिर्फ 5 वीडियो और आने वाली है 1-1 घंटे की, और ये आपका कंप्लीट रिवीजन सोर्स होगा। और ये आपके कम से कम नहीं तो 70 प्लस क्वेश्चन आपके, 70 तो आप मान के चलिए, 70 मिनिमम है, इससे नीचे तो मैं बात ही नहीं करने वाला। 70 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हमारी इन क्लासेस से फंस जाएंगे। आप लोग रिवीजन करते रहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आप दिन का सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, उसके बाद सिर्फ आप अपने रिवीजन पर ध्यान देते हैं, तो आप काफ़ी कुछ कवर कर जाएंगे। तब तक देखते रहिए एडू भारत। मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी। अगर आपने हमारी बाकी सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। शुभम त्रिपाठी।